तो आइए आज के क्लास में क्लास 10th का जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। कैसे समाज में बदलाव हुआ, कैसे गांव से लोग शहर में गए, कैसे लोग ग्रामीण जीवन को छोड़कर शहरी जीवन जीने लगे। इन सारे चीजों का वर्णन आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन से लेकर पेज नंबर 132 में जो श्रमिक वर्ग है वहां तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। मतलब जो शहर होता है वो आधुनिकता का एक रूप होता है। अगर आपको आधुनिकता कहीं पर दिखाई देगी तो वो जगह है शहर। आधुनिकता का अर्थ क्या होता है? आजकल का जो जमाना है, आजकल की जो सुविधाएं हैं, पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, हर चीज क्या है? आधुनिकता है। ये ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग होना आधुनिकता है ये। और ये आपको सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलते हैं? शहरों में। कोष्ट में दिया है, इस साइड में आप देख सकते हैं व्यक्तिवाद। क्या लिखा है जी? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का अर्थ है वह सिद्धांत जिसे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिवाद का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करना, किसी एक व्यक्ति के अधिकार, एक व्यक्ति के न्याय की बात करना, सारे समाज की बात नहीं करना। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। जैसे होता है ना जातिवाद, जाति के लिए सारा चीज करना, उसी तरह होता है व्यक्तिवाद, व्यक्ति के लिए सब कुछ करना। सघन जनसंख्या के ये स्थल जहां कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान कराता है, वही यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। परंतु इन बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उनमें एक और सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करता है, तो दूसरे ओर प्रतिरोध का भाव। शहरों में क्या है कि एक तरफ अगर रोजगार बढ़ता है तो दूसरे तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव भी जगता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। गांव में क्या है, एक आदमी के घर दुख हो या सुख हो, उस सुख या दुख को सारे लोग मिलजुल कर निभाते हैं। छोटा से छोटा भी फंक्शन हो तो अगल बगल के लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन शहरों में क्या है कि आपके बगल में शादी हो रहा है फिर भी किसी से कोई मतलब नहीं होता है। यह अंतर होता है गांव और शहर में, और ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। गांव में बगल में किसी के यहां शादी है, वो जरूर बुलाएगा। कोई कोई नहीं भी बुलाता है तब भी हम लोग चले जाते हैं, चुपचाप खा के चले जाते हैं। इतना लगाव हम लोगों में होता है। नहीं भी बुलाए तो जबरदस्ती दूर आए बैठ जाएंगे, खैर कोई भगाएगा थोड़े ना। शहरों में जांच भी होता है कि आप मेरे नेवतरई हैं कि नहीं है। वैसे कोई जाता नहीं है, लेकिन गांव वाला अगर कोई रूम ले लिया होगा, नया नया गांव से गया होगा, वो सब खाने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि आदत है बगल में टेंट गिरा है तो खाना है। शहरों में सीमित भोजन बनता है, जितना लोग होगा उतना ही भोजन बनेगा। गांव में अगर 1000 न्योता है तो खाना बनवाया जाता है 1500-2000 लोगों का।
क्योंकि पता है कि भूखमरी यहां पे ज्यादा है। नेता 1000 होगा, कार्ड छपेगा 1000, खाना बनेगा 2000 आदमी का, घट जाएगा तब भी पता नहीं 1000 कहां से एक्स्ट्रा आता है। एक आदमी को नेता तो उसका 5 गो लड़को आएगा साथ में। शहरों में ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पे लगाव नहीं होता। ये सब लगाव की बातें हैं, लगाव है तभी तो कोई खाने जाए। अगर एक और सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदल गए। इस प्रकार मोहल्ले घेटो कहलाए। लंदन में मोहल्लों को घेटो कहा जाता था। हमारे यहाँ मोहल्ला कहा जाता है, लंदन में क्या कहा जाता है? घेटो कहा जाता है। अब घेटो क्या है तो देखिए कोष्ट में दिया भी है। सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। यहूदी देखिए एक धर्म होता है, जैसा हम लोग यहाँ है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, उसी तरह यूरोप में एक धर्म चलता है। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को यह विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। मतलब घेटो का सामान्य अर्थ यही होता है, एक मोहल्ला, ऐसा मोहल्ला जहां पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, वो क्या कहलाएगा? घेटो कहलाएगा। हमारे यहाँ मोहल्ला कहा जाता है। आप शहर में अगर घर, आपका घर है या रूम है, तो लोग आपसे पता पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गोपालगंज रहते हैं। तो गोपालगंज में पूछेंगे कहाँ? गोपालगंज तो बड़ा है ना, तो आप कहते हैं कि मोहल्ला, ये मरवाड़ी मोहल्ला, चाहे हर एक मोहल्ला का नाम होता है, जंगलिया मोड़, हाँ ऐसे करके होता है नाम हर मोहल्ला का, और उसी से हम लोग पहचानते भी हैं। अगर हम गोपालगंज जाते हैं, उस व्यक्ति से हमें मिलना है, तो हम कहेंगे, अगर किसी से पता पूछेंगे कि हमको गोपालगंज में जाना है, तो क्या कहेगा? ये तो गोपालगंज है। बोलो कहाँ जाना है? तो आप नहीं बता, कहो गोपालगंज जाना है, कोई बताएगा ही नहीं। तो आपको कहना पड़ेगा कि चुना गली, चाहे मरवाड़ी मोहल्ला, चाहे राजेंद्र नगर, एक जगह का नाम रखना होता है, मोहल्ला कहलाता है। और उसको लंदन में घेटो कहा जाता है। क्या कहता है? घेटो। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा नहीं था केवल पुरुष शहरी हो रहे थे, महिलाएं भी क्या हो रही थी? शहरी हो रही थी। और आज के समय में तो ज्यादा महिलाएं ही शहरी हो रही है, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा मन रहता है महिलाओं का शहर में रहने का। पता नहीं क्या होता है वहां पे। मैं आप लोगों का एक रात का ही बात बता रहा हूं, याद आ गया। रिश्ते में मेरी एक भौजाई है, उन्होंने मेरे पास कॉल किया। बात ही बात में मैंने पूछा कि पता लगा है कि आप बेतिया रहने वाली हैं। बेतिया का नाम सुने हो ना? बेतिया रहने वाली हैं। कुछ दिन पहले शायद आप गई थी भी रूम लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम बोले कारण क्या है? मुझे अजीब लगा, पहली बार कोई औरत बोल रही है कि शहर में जा करके फिर भी हम नहीं रहेंगे। हम बोले कारण क्या है? तो कारण है हम नहीं रहेंगे, अब बच्चों को अब कहीं नहीं पढ़ाएंगे, जादवपुर में भी नहीं भेजेंगे। हमको लगा यार ये रहने की बात नहीं है, गुस्सा में है। पक्का इसका पति बोला होगा कि नहीं रहना है। इसको ये बात कब निकलता है? कहीं ना जाए दिन पढ़े, केहू कहीं ना जाए। अब पढ़ी तो हुई, जा पढ़ी ना तो कहीं ना पढ़ी। इसका अर्थ क्या है? कि उसका रहने का मन है वहां पे। तो इसलिए बोला मैंने कि महिलाएं आजकल शहरीकरण होती जा रही है। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं ये बंधन ढीले पड़ने लगे। गांव में क्या होता है, लोग परिवार से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। शहरों में क्या होता है, लगाव कम हो जाता है। लोगों के अंदर फीलिंग्स की कमी आ जाती है। और आज ये गांव में भी हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, मोबाइल।
आज हम अपने परिवार में अपने परिवार के साथ नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। गांव में भी रह के हम लोग शहरों की तरह हो गए हैं। हमें और आज के टाइम में शहर में तुलना किया जाए तो कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। परिवार में फीलिंग्स की कमी है तो कैसे हुई है? मां बैठी बगल में आपसे बात करने के लिए आप मोबाइल निकाल के फेसबुक चलाने लगे, ध्यान जाएगा मां पे? मां कुछ कर रही है तो लास्ट में कहते का कलू हो माई बुझ जाली कि हमारी बात ही सुनत नहीं के वो उठ के धीरे से चल जाएंगे। वो जगह पर कहीं बैठल खैर फेसबुक बाना तो चुपचाप बैठल बड़ी उदास सके बेटा हमरा से बतियाओ तो नहीं है, बेटी बिया तो मोबाइल में व्यस्त बिया तो वो सुनत नहीं है बात। इससे परिवार में कमी आती है फीलिंग्स की। आप देखो क्या होता है ना, किसी के साथ अगर टाइम स्पेंड करोगे तो लगाव तो बढ़ेगा ही। एक कुत्ते के साथ आप 6 महीने रह न जाओ, फैमिली जैसा हो जाएगा वो, और वो मर जाए, देखना कितना तकलीफ होता है। लेकिन गांव में बहुत कुकुर मरल सब तकलीफ होला है, कारण उसके साथ मेरा कभी कनेक्शन बना ही नहीं है, कनेक्ट हम कभी हुए ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आज जो है मोबाइल है, टीवी है। जितना देर हम टीवी देखते हैं, जितना देर हम मोबाइल चलाते हैं, अगर जरूरी काम करके और जितना भी टाइम बच रहा है जो एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करते हैं उस पर, मोबाइल जरूरी है, काम के लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब है। जितना काम उतना करो, उसके बाद अगर आप अपने फैमिली को टाइम देते हो तो परिवार में रिश्ता बढ़ता है, घनिष्ठता बढ़ती है, जो आज के जमाने में कम हो गया। ऐसा है कि नहीं, पहले बताइए, है कि नहीं? आज हर किसी के पास मोबाइल है, लगभग हर किसी के पास। इसमें कोई बैल आदमी खड़ा होकर कहेगा सर मेरे पास नहीं है, वो बात अलग। मैंने लगभग कहा था कि सबके पास आजकल मोबाइल रह रहा है, सभी लोग अपने में व्यस्त हैं, किसी से मतलब नहीं है। तो वही बात यहां पे कह रहा है कि शहरों में क्या होता है कि जो पारिवारिक बंधन होते हैं वो ढीले पड़ने लगे, क्योंकि मोबाइल टीवी सबसे पहले आया कहां पे? शहर में नहीं आया, और शहर से गांव में एंट्री करके आया। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आए। देखिए, महिलाएं आंदोलन करने लगी कि हमें वोट देने का अधिकार मिले, क्योंकि उसके पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष वोट देते थे। साथ ही साथ महिलाएं ये भी कही कि अगर हमारा विवाह हो जाता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति में आधा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। पहले ये हिस्सा नहीं दिया जाता, अब दिया जाता है। जैसे ही विवाह हो जाता है तो पुरुष, उसका जो पति है, उसका जितना भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा का वो मालिक बन जाती है। उसी समय से अगर कभी भी उनके बीच में संबंध खराब हुए, तलाक लेना पड़ा, तो उसका आपका आधा हिस्सा देना पड़ेगा, और नहीं तो उसके बजाय आपको उतना धन या जिस रूप में आप चुकाएं चुकाना पड़ेगा, तब जाके तलाक होता है। समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आए, उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया, समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देश मतलब होता है पश्चिमी देश, यानी यूरोप। किसकी बात हो रही है? यूरोप। महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहां महिलाएं अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वह क्षेत्र था उपभोक्ता विज्ञान। यानी महिलाएं पहले कोई काम नहीं करती थी, पहले कारखानों में काम करने लगी, महिलाओं पुरुषों के समान। फिर उपभोक्ता विज्ञान मतलब होता है प्रचार करने लगी। जैसे आप लोग टीवी भी देखते हैं, हीरो हीरोइन आता है, सब प्रचार करता है। उपभोक्ता मतलब होता है कस्टमर, विज्ञान मतलब साइंस, कस्टमर साइंस। यानी कि जिस तरह पुरुष अपना सामान घूम घूम कर बेचते हैं, महिलाएं भी अपना सामान क्या करने लगी? बेचने लगी। पुरुषों में महिलाओं में आज कोई अंतर नहीं रह गया। आज जो काम पुरुष कर सकता है वो महिलाएं भी कर सकती हैं, और ज्यादा करती हैं, और सरकार भी सुविधा उपलब्ध कराती है कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे निकले। क्योंकि समाज अच्छा तभी हो सकता है, समाज में एक दूसरे का वैल्यू तभी समझ में आएगा जब दोनों आदमी काम करेंगे। नहीं तो होता क्या है कि महिलाएं घर का केवल काम करती हैं तो पुरुषों को लगता है कि कुछ नहीं करती है। पुरुष समझता है कि मतलब ये कुछ नहीं करती है, बिल्कुल बेकार है, खा के बैठी रहती है। लेकिन आप कहीं गौर देखना, घर से देखना, घर पे हमसे ज्यादा कहीं वो वर्क करती है।
उस वर्ग के लिए उन्हें फ्री में कोई काम भी, मतलब पैसा भी नहीं मिलता है। हम लोग काम करते हैं पैसा भी मिलता है, और जाके दाबी ऐसे धरते हैं लगता है कि सब काम हम ही किए हैं, और वो लोग आराम से सो रही थी खाली। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि खाने वाने को बनाए को खाना बनाए खा लेते लोग, सुतर रहते हैं। कभी खाना बना कर तो देखो, कपड़ा खींच कर देखो, समझ में आ जाएगा सारा चीज। देख हम लोग क्या कह देते हैं, खाना बना ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी गौर करोगे तब समझ में आएगा। एक दूसरे का उपभोक्ता विज्ञान। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग के वस्तुओं का निर्णय लेती हैं, अतः विज्ञापनों ने उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया। यानी जो प्रचार था ना, प्रचार सरकार लगी कराने कि महिलाओं की सोच बदला जाए। महिलाएं सोचती है कि हमारे लिए घर का ही काम सब कुछ है। महिलाओं को भी बात लगता था पहले कि शायद हम लोग का जन्म इसीलिए हुआ है, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता था कि तुम्हारा काम यही है। लेकिन जब सरकार विज्ञापन करने लगी, प्रचार कराने लगी कि नहीं आप भी कोई काम कर सकती हो, तब धीरे धीरे महिलाएं भी आगे बढ़ी और आज इस हद तक पहुंची हुई है। शायद अगर सरकार का प्रयास नहीं होता तो आज भी महिलाएं वहीं पर होती, ना कोई पढ़ी लिखी होती, बस घर का काम करती, चिपरी पाती, बैल गाय खिलाती, काम उसी में जीवन बीतता। उनको पता ही नहीं होता कि जीवन भी कुछ होता है। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिक 10 घंटे का आंदोलन में पुरुष भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, आगे है मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा, अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। अब हमारा टॉपिक आता है लेसेज फेयर। ये लेसेज फेयर क्या होता है? आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता थी। मतलब अगर कोई कंपनी का मालिक है तो उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी कि आप अपने मजदूर को कितना घंटा काम कराएंगे और कितना वेतन देंगे, ये आपके ऊपर है। अगर मजदूर काम करना चाहते हैं तो करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहलाता था लेसेज फेयर। क्या कहलाता था? लेसेज फेयर। नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे। उन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव स्वयं अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता और अध्यवसाय से अर्जित की थी। इस वर्ग का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा। अब आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इन मिडिल क्लास, जिसमें हम लोग आते हैं। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। मतलब कि अलग अलग काम करने वाले लोग, लेकिन सबका वेतन लगभग क्या एक समान। आज भी है कि नहीं है? जैसे अगर कोई पुलिस में जाता है तो उसका भी वेतन 25 से 30 हजार, कोई टीचर है उसका भी वेतन 25 से 30 हजार, कोई रेलवे में भी उसका महीना 25 से 30 हजार। ऐसे आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, सबका वेतन क्या है? एक समान है। काम अलग अलग है लेकिन वेतन क्या है? एक समान है। इसलिए इनको कहा जाता है मध्यम वर्ग। इन सबको क्या कहता है? मध्यम वर्ग। शिक्षक, वकील, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट समझते हैं आप लोग, जिनको सीए कहा जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए का परीक्षा होता है। परंतु इसके जीवन मुल्क के आदर्श समान रहे और इसकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। और आज का अंतिम टॉपिक है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग मतलब है मजदूर वर्ग। आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग, मतलब एक तरफ धनी लोग बने तो एक तरफ गरीब वर्ग भी लोग आए। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग
जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे। शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर इनका पलायन हुआ। इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शोकिंड आदि अस्तित्व में आए। इन शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी। चूंकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता। अतः श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किया। उसके बाद है, बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्री नियम बनाए गए, मतलब सरकार के द्वारा फैक्ट्री में कुछ नियम बनाए गए। इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए तथा संगठित ढंग से काम करने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। बाद में नियम सरकार ने बना दिया कि देखिए किसी भी मजदूर से आप अधिक काम नहीं करवा सकते हैं, 8 घंटे का काम कराइए और उसको वेतन अच्छे से दीजिए। चूंकि नियमों का पालन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंपनियों ने इस बात को केवल कागजों में माना, ओरिजिनल रूप से नहीं माना। आज भी सरकार का नियम है कि 18 वर्ष के ऊपर ही बच्चे काम करेंगे। कंपनी मानती है, किसी भी उम्र के बच्चे काम करना चाहेंगे तो लगा देती है। अतः श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं लाया जा सका, जिसे लेकर मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ और वे ट्रेड यूनियन बनाकर अपने आप को संगठित करने लगे। तो आज के इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक भारतीय बंबई। किसके बारे में पढ़ेंगे? बंबई के बारे में।